तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। केमिस्ट्री वाले बापू में फिर से आपका स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सॉल्युबिलिटी, मतलब कि विलेयता क्या है और विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है न्यूमेरिकल के लिए भी और थ्योरी पे बेस पे भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो जैसे कि आप बोर्ड में पहले से ही देख रहे हैं कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सॉल्युबिलिटी जो है आपका, मतलब कि सॉल्युबिलिटी को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, ऑलरेडी आपके सामने 5 हैं। ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, कॉमन आयन इफेक्ट। तो फर्स्टली बेटा मैं आपको ये बता दूं, पहले इजी हम लोग क्लियर कर लें और फिर इसके बाद जो भी टफ है और इंपॉर्टेंट है उनको एट लास्ट तैयार करेंगे। सबसे पहले देखिए बेटा प्रेशर। देखिए प्रेशर क्या है। प्रेशर जो है, अगर आपका सॉलिड है और आप सॉलिड मतलब सॉल्यूट के रूप में है और सॉल्वेंट में आपका वाटर है, अगर आप डालते हो, ठीक है, तो प्रेशर का कोई खास इफेक्ट तो नहीं पड़ता है, क्योंकि बिकॉज लिक्विड है, सॉलिड है, इनकॉम्प्रेसिबल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रेशर का कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए अब आ जाते हैं साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। आपको तो मालूम ही है बेटा, छोटे साइज वाले सॉल्यूट पार्टिकल होंगे वो बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाएंगे, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो साइज जितना कम होगा, स्मॉल साइज रहेगी, उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होगी। अब हम लोग आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एरिया, वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर को पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए बेटा, अगर हम लोगों को टेम्परेचर का फैक्टर समझना है तो कुछ चीजें हम लोग को समझनी पड़ेगी। अगर आप देखोगे सॉल्युबिलिटी जो है, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। लेकिन क्या ये लाइन 100% एग्जैक्ट सही लाइन है? थोड़ा इस पे डिस्कशन करते हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है, ऑलवेज इंक्रीज नहीं होता है कि सॉल्युबिलिटी प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, आप ऑलवेज नहीं कह सकते हो। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, तो चलो मैं आपको समझाता हूं। देखिए, फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि कोई भी रिएक्शन होता है तो उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और क्या कहते हैं, आपकी गेन भी होती है। ठीक है, एब्जॉर्ब होती है और फ्री भी होती है, मतलब कि एनर्जी ली भी जाती है और दी भी जाती है। ठीक है, तो इन सबको क्या कहते हैं बेटा? ये सारे प्रोसेस एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस के अंडर में आते हैं। ये प्रीवियस क्लास में आप भी पढ़ चुके हो, और अगर नहीं पढ़े हो तो इसकी वीडियो जाके देख लो मेरी। ठीक है, तो चलिए आते हैं सबसे पहले हम लोग एक्सोथर्मिक में। एक्सोथर्मिक मींस ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। ऊष्माक्षेपी क्या होता है, एक्सोथर्मिक क्या होता है? देखिए, एक्सोथर्मिक ऊष्माक्षेपी का मतलब ये है, यहां पे हीट जो है वो रिलीज होती है। एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस रिलीज हीट। यहां हीट जो है बेटा वो रिलीज होती है, निकलती है। हीट क्या होती है? रिलीज होती है, निकलती है। और इसी को अगर आप एज अ रिएक्शन के फॉर्म में अगर चेंज करो तो देखिए ये आपका रिएक्टेंट हो गया। ठीक है, इंप्लाइज प्रोडक्ट प्लस हीट, यहां पे आपकी हीट जो है फ्री हो रही है। इसी को अगर आप थोड़ा सा मैथमेटिकल में लाओ तो इस हीट को आप इधर कर दो तो रिएक्टेंट माइनस हीट देन प्रोडक्ट। ठीक है, ये बात जरा ध्यान में रखना, इस लाइन को थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है, अब आ जाओ बेटा एंडोथर्मिक में क्या होता है। एंडोथर्मिक मतलब कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। यहां पे हीट क्या होती है बेटा? एब्जॉर्ब होती है। यहां हीट क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। और यहां पे क्या है? रिएक्टेंट प्लस हीट देन प्रोडक्ट। और इसी को अगर आप हीट को उधर भी भेज सकते हो तो रिएक्टेंट देन प्रोडक्ट माइनस हीट हो जाएगा। तो इस लाइन को भी जरा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है? एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है? एनर्जी, ये जो हीट है, एनर्जी है, उसे क्या करता है? रिलीज करता है। ठीक है, रिलीज करता है। और जो एंडोथर्मिक है ये क्या करता है? उसको एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है बेटा? एब्जॉर्ब करता है। ये बात ध्यान रखिएगा। एक्सोथर्मिक मींस
रिलीज हीट, एंडोथर्मिक मींस एब्जॉर्ब हीट। चलिए क्लियर है। अब एक चीज और देख लेते हैं। हां देखिए सॉल्युबिलिटी जो है, अगर आपकी सॉल्युबिलिटी जो है इंक्रीज तब होती है, सॉल्युबिलिटी प्रोपोर्शनलिटी तब होता है जब आपका प्रोसेस एंडोथर्मिक हो, जब आपका प्रोसेस क्या हो, एंडोथर्मिक हो। लेकिन अगर एक्सोथर्मिक है तो बेटा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर आपका एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, सॉल्युबिलिटी जो है डिक्रीज हो जाएगी यहां पे। लेकिन एंडोथर्मिक में क्या है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी जो है आपकी इंक्रीज हो जाएगी। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है ला शातेलिए नियम। ठीक है, ला शातेलिए रूल क्या है? ला शातेलिए रूल ये है कि बेटा इस ला शातेलिए का नियम ये होता है कि जैसे कि आपका इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम में कोई सिस्टम है, इक्विलिब्रियम में कोई सिस्टम है, अगर आप उसमें डिस्टरबेंस करते हो तो वो अपने आप को ऐसा बना लेगा, अपने आप को ऐसा एडजस्टमेंट कर लेगा कि जो आपने चेंजेस किए हैं, डिस्टरबेंस किए हैं, वो उसको खत्म करने की कोशिश करेगा। जैसे कि मान लो आपका सॉल्युबिलिटी प्रोपोर्शनल टी क्यों हो रहा है? तो जैसे कि मान लीजिए आपका कोई भाई सॉल्यूशन है AB और एक्वस सॉल्यूशन है, तो आप जानते हो भाई कि यहां पे हीट पहले से रहती है प्लस के फॉर्म में, ठीक है, देन AB। अगर आप इसी को चेंज कर सकते हो, यहां पे हीट इधर आ सकता है, जैसे कि मैंने आपको बोला था इसे लर्न किए रहना, ठीक है, हीट इधर आ सकता है। तो यहां पे अगर ला शातेलिए का नियम लगेगा तो यहां पे क्या होगा कि साम्यावस्था उस दिशा में विस्थापित होगी जहां पे इस प्रभाव को कम किया जा सके, तो वो राइट हैंड साइड की ओर हो जाएगी, राइट हैंड साइड की ओर, क्योंकि यहां माइनस हीट है, राइट हैंड साइड की ओर अगर वो हो जाएगी, और जब राइट हैंड साइड की ओर हो जाएगी तो इससे क्या होगा कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो इधर की ओर हो रहा है, प्रोडक्ट की ओर हो रहा है, और प्रोडक्ट की ओर जब हो रहा है तो सीधी सी बात है सॉल्युबिलिटी बहुत तेजी से इंक्रीज होती है। लेकिन सॉल्युबिलिटी प्रोपोर्शनल 1/T ये क्यों है बेटा? अगर आप देखो AB है, एक्वस है, AB प्लस हीट, ये मैंने आपको पहले यहां बताया था, ये देखिए पहले आपको बताया था, और हीट को आप इधर भी ला सकते हो। तो माइनस हीट जो है अब लेफ्ट हैंड साइड की ओर आ रहा गया है, तो आप जानते हो ला शातेलिए का नियम माइनस हीट पे लगेगा, क्योंकि ये उस जगह जाता है जहां से परिवर्तन को कम करे, तो ये इधर की ओर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड। अब जब ये रिएक्टेंट की जगह पे आ गया, रिएक्टेंट के साथ आ गया, तो ये जल्दी से सॉल्युबिलिटी नहीं हो पाएगी, और टेम्परेचर जैसे जैसे आप बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी जो है डिक्रीज होने लगेगी। ठीक है, तो क्लियरली इस पॉइंट को अगर आपको समझना है तो सबसे पहले एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को समझिए, ला शातेलिए का नियम समझिए, एंड देन अपने दिमाग में याद रखिए कि अगर एंडोथर्मिक है तो S प्रोपोर्शनल T, और अगर एक्सोथर्मिक है तो S इनवर्सली प्रोपोर्शनल T। क्लियर है? तो अब हम आते हैं चौथे और पांचवें पॉइंट में, फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट में। तो देखिए बेटा, अब आ जाते हैं हम लोग फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट का जो आपका हेडिंग है वो है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। मतलब कि सॉल्युबिलिटी एक फैक्टर और पे डिपेंड करती है, जो कि है सॉलिड एंड सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, उनका नेचर कैसा है, और सॉल्युबिलिटी ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है तो मैं आपको बता दूं। देखिए, एक तो पहली बात ये जानते रहिए कि लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब जो जैसा है वो वैसे को अपने आप में घोलता है। आपने देखा होगा ना, दोस्ती में भी ऐसे होता है, जो जैसा होता है उसी के साथ दोस्ती करता है। हाँ, लफेड़े के साथ, अच्छे के साथ, समझ रहे हो ना भाई? तो ये तो मजाक है। फिलहाल ये बात ध्यान रखिए, लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब जो जैसा है वैसा अपने आप को डिसॉल्व करता है। अच्छा, इस लाइन का मतलब क्या है? देखिए, जैसे कि मान लीजिए जो आपका सब्सटेंस है, अगर आपका पोलर है या आयनिक है तो बेटा वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा। अगर आपका नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होगा। अब आप चाह लीजिए कि नॉन पोलर पोलर में हो जाए या फिर पोलर नॉन पोलर में हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप
अब आप कह रहे होंगे सर ये पोलर नॉन पोलर वाली चीजें क्या है? अगर पोलर और नॉन पोलर चीजें नहीं समझ में आ रही है, इसकी वीडियो बनी है, वीडियो ढूंढिए, देखिए, उसमें मेरी वीडियो रखिए, उसमें जाके देखिए, आपको मालूम चल जाएगा पोलर एंड नॉन पोलर मीन्स क्या होता है। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपका NaCl है, बेटा ये पोलर सब्सटेंस है, ये पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है, H2O में डिसॉल्व हो जाता है। सेम इसी तरह आयोडीन जो है ये नॉन पोलर है, देखिए ये पोलर है तो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो गया, ये आपका नॉन पोलर है तो ये नॉन पोलर में जाके डिसॉल्व हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिसॉल्व हो जाएगा। अब आप चाह लीजिए कि NaCl कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिसॉल्व हो जाए या आयोडीन H2O में डिसॉल्व हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब पोलर है तो पोलर में ही डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, पोलर एंड नॉन पोलर हो गए। अब ये कॉमन आयन इफेक्ट क्या है? कॉमन आयन मतलब सेम सेम आयन अगर आपके मिल जाते हैं तो उसको कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। तो देखो, कॉमन आयन इफेक्ट जो होता है, ये जो आपकी सॉल्युबिलिटी होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कॉमन आयन इफेक्ट के। सॉल्युबिलिटी होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कॉमन आयन इफेक्ट के। अब ये कॉमन आयन इफेक्ट क्या है? मतलब जब सेम सेम पार्टिकल मिलने लगते हैं तो बेटा इसको कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। तो सेम सेम आयन जब मिलने लगते हैं तो सॉल्युबिलिटी जो है डिक्रीज होने लगती है। जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट आपका AgCl है, ठीक है, AgCl है और वो NaCl के सॉल्यूशन में डाल दिया गया है। तो आप अगर देखोगे तो यहां Cl और Cl जो है सेम सेम आयन हो गए हैं, आयन हो गया, कॉमन आयन इफेक्ट हो जाएगा, तो Ag की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम होने लगेगी और जिससे सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज होने लगेगी। क्लियर है? तो आज के फैक्टर में हमने क्या जाना? फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सॉल्युबिलिटी में 5 फैक्टर जाने। ठीक है, वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए।